हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। बहुत लोगों की बहुत सारी परेशानियां चल रही थी कि अब एग्ज़ाम में कुछ टाइम ही बचा है, किस तरीके से प्रिपरेशन की जानी चाहिए। तो उसी को लेकर एक 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने तैयार करी है कि आपको अगले 30 दिन किस तरीके से फोकस करने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो मेरे को मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहली चीज़, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने साथ खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। खुद के साथ ऑनेस्ट होने का मतलब क्या होता है? खुद के साथ ऑनेस्ट होने का मतलब ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में वीक हैं और आप किस चीज़ में स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज करते हो। ठीक है, और इस ऑनेस्ट होने के मतलब से और क्या हम बताना चाहते हैं कि कई बार लोगों को पता है कि वो कुछ चीज़ों में लैग करते हैं पर उसको वो अनदेखा कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, आप अपने प्रिपरेशन को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप खुद के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, और पूरे आपकी इस जर्नी में आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ें प्लान की थी, जिस टाइम के हिसाब से, जिस शेड्यूल के हिसाब से, क्या आप वो पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आपको हमेशा अपने आप से पूछते रहना पड़ेगा और ऑनेस्टली इस चीज़ को जज करते रहना पड़ेगा कि आप जो चाह रहे थे, जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जाए, वो जा रही है कि नहीं। और उसी के अकॉर्डिंग आप हर दिन थोड़े थोड़े से बढ़ोगे। कल आप अगर आप अपना 40% दे पा रहे हो तो अगले दिन 45% दो, अगले दिन 50% दो, एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपको खुद से ऑनेस्ट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे आप युद्ध में उतरते हो ना, तो युद्ध में उतरने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक अभ्यास, जिसको प्रैक्टिस भी बोलते हैं, और दूसरा आपका प्लानिंग या स्ट्रैटेजी। अगर आप सिर्फ अभ्यास करें, आपकी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी ना हो, तो एक बुद्धिमान शासक आपको हराकर चला जाएगा। वैसे ही आप बहुत सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं पर आप उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब उन प्लानिंग्स पे आप काम नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपकी प्लानिंग भी खराब है। तो मतलब प्लानिंग के साथ साथ प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक सही प्लानिंग के साथ, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, आपकी चीज़ें एफिशिएंटली होती है और आपको पता चल रहा होता है कि आप किस ग्राफ पे जा रहे हो और आप किस रास्ते जा रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, दिन में 6 घंटे पढ़ने हैं, बस बैठ गए, लेकर जो मन किया पढ़ लिया और ख़त्म। अगर वही काम आप प्रॉपरली शेड्यूल में करो कि मेरे को आज दिन में 1 घंटे जीके को देना है, 1 घंटे कंप्यूटर साइंस को देना है, एंड सो ऑन, तो आपको पता है कि आपको आज के दिन में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो आप एंड ऑफ द आप जज कर पाओगे एंड ऑफ द डे कि आपने ये चीज़ें करनी थी और आपने कितनी परसेंट चीज़ें की हैं। तो उससे आपको हर दिन चेक्स मिलते जाएंगे कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। अगर आपने सारी चीज़ों को कर लिया जैसा आपने प्लान करा था, तो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और इन केस अगर आप कुछ मिस आउट कर जाते हो, तो आप अगले दिन के लिए और बूस्टअप होगे कि अच्छा, ये चीज़ें छूट गई है, छूटनी तो नहीं चाहिए पर हम अगले दिन के लिए इसको कर लेंगे। तीसरी चीज़, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगले दिन के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपने प्लान करी है कि आज के दिन ये करना है, इन केस उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में आपको कोई और काम आ गया, तो आपके दिमाग में एक अलार्म की तरह बजता रहेगा, अच्छा ये काम मेरा अभी भी पेंडिंग है, ये मेरे को करना है। तो इसीलिए शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शेड्यूल होगा, आपको पता होगा कि आज के दिन में मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप अपने वक्त को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाओगे। नहीं तो आप हवा में चले जाओगे। आपको लग रहा होगा कि आप 6 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, पर उस 5 घंटे में आप कितना एफिशिएंटली दे रहे हो, बिना शेड्यूल के वो एफिशिएंसी नहीं आ पाता। ठीक है, अगली चीज़, बहुत लोगों को तो खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि आप पास्ट में कितने स्ट्रांग थे किसी पर्टिकुलर चीज़ में। आप याद कीजिए वो पर्टिकुलर चीज़ जिस पे आपका कमांड है। एक वक्त पे
उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं था, आपने उस पर काम किया तो आपको उस पर कमांड आ गया। तो आप किसी भी चीज़ में एक बार ही लग जाते हैं, उसके पीछे थोड़ा काम कर लेते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। कोई चीज़ रुकता नहीं है, बस आपको वक्त देना होता है। एक मैंने लाइन लिखी थी कि बस उसे पता नहीं जिसने चला नहीं। तो बस उन लोगों को मुश्किल लगता है ना जिनने ट्राई नहीं करा। तो कभी मत सोचिए कि हम वीक हैं या फिर हम नहीं कर सकते। हमेशा खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। शायद किसी को कम वक्त लगेगा, हमको ज़्यादा वक्त लगेगा, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त दे देंगे। पर अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हमेशा खुद में बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है। आगे एक और चीज़ होता है, लोग क्या करते हैं ना, दूसरे के प्लान्स जो होते हैं वो ऐसे ही डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा टॉपर ने ये करा तो हम भी ये करेंगे। जो भी टॉपर है, अलग अलग टॉपर्स भी ना अलग अलग प्लान्स बताते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का एक कैपेबिलिटी होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होती है। अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते हैं तो वो आपके लिए काम करता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आपने पास्ट में 2 घंटे 3 घंटे मैक्स पढ़ी है। आप अचानक से सोच लो कि कल से मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं होगा। कि हर चीज़ ना स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपको आदत नहीं है, आपकी आदत छूटी हुई है पढ़ने की, आप स्टार्टिंग में 2 घंटे से स्टार्ट करो, उस 2 घंटे से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से 3 घंटे करो। अगर आप स्टार्टिंग में 6 घंटे बैठ जाओगे ना, 2 दिन के बाद आप बस्टेड हो जाओगे, खत्म वहीं पे, अब हमसे ना हो रहा है। तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ को भी पहचानिए और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। तो आपके प्लान्स आप लोगों से सुनिए, वो सुनकर आप प्लान्स बनाइए, पर अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग। इवन इस वीडियो के बाद भी हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, हम आपको एक एग्जांपल देंगे कि आप इस चीज़ के लिए इतना टाइम दीजिए, पर वो टाइम आप अपने हिसाब से फ्लेक्स कर लीजिएगा। कि आपको पता है कि आप इतना कर सकते हो तो आप उसको हिसाब से डिज़ाइन कर लो। आपको पता है कि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आप अच्छा टाइम दे सकते हो, तो आप मेरे बताए टाइम से ज़्यादा भी टाइम दे सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को आप मॉड्यूल करो। ठीक है। और ये बात तो मैंने अभी बात करी ही कि एक शेड्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि वो आपको डिसिप्लिन में रखता है। अगर आप ऐसे बस बैठ गए कि 1 महीने में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से टाइम में क्या करना है, आपने कुछ नहीं प्लान करा, तो आप बस चलते जाओगे, आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे। जैसे अभी खोल के बैठ गए आप कुछ कंप्यूटर साइंस, अचानक से आपका दिमाग फ्लिक किया, जीके खोल के बैठ गए, अचानक से दिमाग फ्लिक किया, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल कर बैठ गए। तो इससे क्या है ना, आपकी अगर चीज़ें प्रॉपर प्लान्ड नहीं होगी तो आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। आपने अगर सोच रखा है कि मेरे को आज 2 घंटे इसको देना है, तो आपको 2 घंटे देना है, चाहे किसी भी हाल में। तो उस 2 घंटे के बीच में आप 15 मिनट भी किधर चले जाते हो तो वो 15 मिनट आपका छूटे ना। इन फ्यूचर मतलब उसी दिन फ्यूचर टाइम कभी आपको वक्त मिले तो 15 मिनट को आप फिल कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे और प्रॉपर शेड्यूल के साथ रहेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस यही एक चीज़ है ना जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं लंबे टाइम तक। स्टार्ट में एकदम जोश जोश में लोग आते हैं, 2-4 दिन हफ्ते दिन जम के लग जाते, फिर कुछ आता है, किसी चाचा का, मौसा का, किन्हीं का शादी होता है, आप 1 दिन के लिए गए, आपकी पढ़ाई छूटी, फिर से उसको कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो एक चीज़ का और ध्यान रखना आप कि आपका एक भी दिन ब्रेक ना हो। इवन अगर आप कभी ऐसा हो जाए कि आपके यहाँ बहुत अर्जेंटली कुछ काम पड़ गया, एटलीस्ट आधे 1 घंटे तो उस दिन भी पढ़ ही लो। क्योंकि अगर फ्लो एक बार टूटता है ना तो वापस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि टाइम कहाँ है, बहुत टाइम है अभी, बहुत टाइम है अभी। बस आप इस टाइम को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो वो, और दूसरी चीज़ कितने डिसिप्लिन में अभी से आप रहते हो वो, ये 2 चीज़ें मैटर करेगी आपके लिए। ठीक है। और एक ये मेरा हैक है जो हम भी अपने टाइम पे इस्तेमाल करते तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल था। तो ये हैक ऐसा है ना कि आप जब भी सोने जाओ ना, तो सोने से पहले ना आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, आपने जो आज दिन के लिए प्रिपरेशन करी थी उसको आप पूरा एनालाइज करो, या आपने इस चीज़ को ये इतना वक्त देने को बोला था, या कंप्यूटर साइंस का इतना पोर्शन आपने सोच रखा था कि आज मेरे को पढ़ना है, तो वो कितना हुआ आपसे।
कितना एफिशिएंटली आपने टाइम दिया। अगर आप खुद को जज करोगे ना रोज, तो आपको पता होगा कि आप कितना कर पा रहे हो, आपको और कितना देने की जरूरत है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको कहाँ पे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज, सोने से पहले एनालिसिस करनी जरूरी है। दूसरी चीज, हमेशा आपको आपने पहले से प्लान कर रखा है कि हर दिन क्या करना है, फिर भी हर रात सोने से पहले एटलीस्ट ये सोच लो, आपको टाइमिंग्स पता है कि इस टाइम में जीके पढ़ना है, इस टाइम में कंप्यूटर पढ़ना है, इस टाइम में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ने हैं। आप रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्या करने वाले हो या कंप्यूटर में क्या करने वाले हो, ये आप सोने से पहले प्लान करके सो। या अगर आपने पहले भी प्लान कर रखा वो और बेहतर है, तो उस चीज को देख लो, एक बारी खोल लो कि कल आपको ये चीजें करनी है, उसको उसके गो थ्रू हो जाए एक बारी। आप वो करके आधे घंटे अपने फोन को साइड करके, सोने से पहले तो आधे घंटे फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तब आप एकदम पीसफुल सोओगे और सुबह उठोगे ना तो वो एनर्जी रहेगी, क्योंकि आप सोने से जस्ट पहले वही कर रहे हो कि हमको कल क्या करना है। तो आप उठते आपका तो एनर्जी रहेगी, ये सारी चीजें मेरे को करनी है। अगर आपका बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, बस कुछ दिन लगाइए, 1 हफ्ते 10 दिन, थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपका पढ़ाई बहुत टाइम से छूट गया है तो 10 दिन सोचिए किसी तरह, बस 10 दिन को निकाल लेना है। 10 दिन के बाद आपको धीरे धीरे आदत बनने लगेगी, फिर वो मुश्किल नहीं होगा। वर्काहॉलिक लोग ना अचानक से नहीं हो जाते, वर्काहॉलिक लोग ना काम करते करते लोगों को मजा आने लगता है। तो आप अगर काम करोगे तभी उस काम के बारे में आपको पता चलेगा और तभी आपको मजा आएगा, तो आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग को आगे प्लान करना चाहिए। तो इस वीडियो में क्या क्या होगा पहले वो देखते हैं। मैंने 30 दिनों की बात करी है कि आप 30 दिन को किस तरीके से प्लान कर सकते हो। ये मेनली फोकस्ड है बीपीएससी के लिए, बाकी एचपीएससी और एमआरएस वाले स्टूडेंट्स उसको देख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स आप अपने लिए ले जा सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, और क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर साइंस सिलेबस को लेके एक्चुअली बीपीएससी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है और बाकी लोगों के पास सिलेबस भी है, तो आपको सिलेबस में क्या फोकस करना चाहिए। क्या कहने का मतलब है, कुछ लोग होते हैं ना कि पूरा सिलेबस नहीं फोकस कर पाते हैं, शायद उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर ऐसा भी है कि वो चाह रहे हैं कि हम एटलीस्ट 90% ऑफ द सिलेबस कर लें। तो उन लोगों के लिए भी कि क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और किससे मोस्ट फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछी जाती है, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों को डेली रूटीन प्लान करने में दिक्कत होती है, तो मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप किस तरीके से अपने रूटीन को प्लान कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे तो ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में मैंने बात कर ली, और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं इन वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, और अगर ये लाइन तब संभव है अगर आप, ऐसा नहीं कहते हैं कि एकदम 100% ही, पर एटलीस्ट 90% जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ फुल डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आप करते हैं। आपको 60+ लाने से ना किसी भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में नहीं हो सकता, क्योंकि पीजीटी का लेवल मोस्टली मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट। आप किसी भी एग्जाम, अभी रिसेंटली केवी का एग्जाम हुआ, आप उसका देख लीजिए, मोस्टली इजी टू मॉडरेट होता है। अगर आप बेसिक्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो कोई भी एग्जाम टैकल करना मुश्किल नहीं होता है। बेसिक्स के बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, बहुत लोग तो डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बेसिक्स खोखला होता है। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, आपके पास बेसिक्स नहीं है, तो वो चीज़ आप रिटेन नहीं कर पाएंगे, कोई बता भी देगा ना, तो आप एक बात समझो, आप किसी रास्ते में हो, रास्ते के आप बीच में खड़े हो जाते हो, तो आप कहाँ कहाँ से गुजरे, पीछे क्या क्या हुआ, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन से पहले उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज ले लो। घर बनाते हो आप लोग, सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते हो कि घर के नीचे जो आप नीचे जो आप बाउंड्री को और नीचे देते हो, आपका क्या बोलते हैं उसको, नींव पे ध्यान देते हो कि नींव मेरी मजबूत होनी चाहिए। तो जब तक आपका बेसिक्स अच्छा नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाओगे, बहुत कम आपको फायदा करेगा, बहुत कम, बहुत कम। ये तो नहीं कहेंगे फायदा नहीं करेगा, पर बहुत कम फायदा करेगा वो। और मॉक कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी टॉपिक पर पढ़ लीजिए, वो यही बोलेगा हम मॉक पे बहुत टाइम दिए और बहुत मॉक को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किए, क्योंकि मॉक सिर्फ दे देना एक चीज नहीं है। मॉक सिर्फ कुछ लोग बस आते हैं मॉक दे देते हैं, मॉक को किस तरीके से देना है, मॉक से किस तरीके से आपको एनालाइज करना है। तो मॉक बहुत अहम रोल आपका प्ले करता है कि आप किस तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये 30 डेज की स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरीके से ब्रेक करा है, पहले 15 डेज और नेक्स्ट 15 डेज।
पहले 15 डेज में क्या करना है? पहले 15 डेज आपको रिगरसली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। रिगरसली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब वही हुआ कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उनके बेसिक्स को आप एक बार पढ़ पाओ, 2 बार पढ़ पाओ, उन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब 15 दिन में करने के लिए 2 चीज़ें हैं। या तो आप बुक से उठाकर कर सकते हो, या तो आप किसी वीडियो से कर सकते हो। अब इसके लिए भी आपको वो अपने आप से सच पूछना पड़ेगा कि आपको पता है कि आप बुक रीडिंग में कितने अच्छे हो। अच्छे होने का मतलब कुछ लोगों को पसंद आता है किताब से पढ़ना, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, या कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है बुक से पढ़ने में। तो आप वो देख लो, क्या आपको बुक रीडिंग पसंद है या बुक रीडिंग से आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर बुक रीडिंग से फ़ायदा होता है तो अभी इन सारे पीजीटी एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको ऑलमोस्ट 90% जो क्वेश्चंस आएंगे आपको एनसीईआरटी में, उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको बेसिक्स मिल जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी अगर आप रीडिंग पे ध्यान दो, क्योंकि 15 दिन में करना है। अगर आप सुमित्रा अरोड़ा खोलोगे 15 दिन में, मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी है और बहुत चीज़ें बहुत डिटेल्ड भी हैं। अब बहुत लोग ना सुमित्रा अरोड़ा को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास फुल फ्लेज टाइम है 6 महीने का, 3 महीने का, एटलीस्ट 3 महीने का, तो आप सुमित्रा अरोड़ा के साथ जाइए। पर अगर आपके पास टाइम कम है, आधे महीने, 1 महीने है, तो सुमित्रा अरोड़ा टाइम लेगा। सुमित्रा अरोड़ा का इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं आपको। आप एनसीईआरटी से पढ़िए। लेट से आप एनसीईआरटी में स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आए, और एनसीईआरटी में स्लाइसिंग उतने डिटेल में नहीं है। लेट से एक एग्जांपल दे रहे हैं, या फिर आपको जो भी उस पे दिया है आपको समझ नहीं पा रहे हो आपकी स्लाइसिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तब आप उस स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के लिए सुमित्रा अरोड़ा का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी अगर अच्छी बुक का इस्तेमाल ना इसी तरीके से होता है कि आप अगर किसी टॉपिक पे फंस रहे हो, तब उस बुक में जाकर उसके बारे में डिटेल फंसो, जब आप बुक के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आप बुक रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे जगह बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है वीडियोस के फॉर्म में। या तो आप किसी भी कोचिंग का आप वीडियो सीरीज ले सकते हो। कोई कोचिंग अब ज्वाइन मत कीजिएगा। तो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, अगर कोई बता रहा है कोचिंग के अभी से आपको प्रिपरेशन करवा देगा क्लास ले लेके, पॉसिबल नहीं है। लेना है तो किसी का रिकॉर्डेड सेशन ले लीजिए, या यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट पड़ा हुआ आप उससे पढ़ लीजिए। पर अगर अभी कोई बोल रहा है आपको कि अभी आपको 15-20 दिन में आपकी तैयारी करवा देगा, तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा। कि 15-20 दिन में प्रिपरेशन करवा पाना इज अ बिट डिफिकल्ट। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, वो फास्ट फॉरवर्ड में करवा रहा है कोई, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट प्रॉपर फुल फ्लेज अगर आपके बेसिक्स लो हैं और फुल फ्लेज तैयारी अगर अभी कोई करवाने को कह रहा है, तो मुश्किल है करवा पाना। ठीक है, अब अगर आप वीडियोस लेते हो, किसी की भी वीडियो, कोई अगर रिकॉर्डेड वीडियो किन्हीं की मिल जाती है, जो भी आपको, अब इसमें भी आप वो देख लेना पहले कि आपको किस तरह की वीडियो सूट करती है। ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छी भी है, खराब भी है, और मैक्सिमम टीचर्स अच्छे हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका वाइब किन टीचर के साथ मैच करता है। सामने वाला टीचर पढ़ाने का तरीका अगर आपको मैच कर रहा है, आप उनकी वीडियोस लेकर पढ़िए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन साथ साथ एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे, बट आप चाहे तो मेरी वीडियोस भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो आप कुछ फ्री वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप रिकॉर्डेड के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक शॉर्ट नोट्स बनाना। ये बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है। क्यों है, कैसे है, वो समझाते हैं आपको। आप किसी से भी बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है वो समझिए। शॉर्ट नोट्स में आप वो लिखते हैं कि आपको पता है कि आप जैसे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए शायद नहीं होगी, या आपको पता चल जाए कि ये चीज़ हम भूल सकते हैं इन फ्यूचर। बस उसको छोटे पॉइंट्स में, छोटे वर्ड्स में, कम वर्ड्स में, छोटे पॉइंट्स करके आप एक कॉपी पे लिखते जाइए टॉपिक वाइज। इससे फायदा क्या होगा, रिवीजन बहुत क्विक हो पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बुक पढ़े और लास्ट में भी बुक से ही रिवाइज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी एक है कि बुक में आप, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, पर फिर भी हम लिखने को इसलिए फोकस करें, तो लिखने से ना चीज़ें रिटेन रहती है दिमाग में आपके। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, मतलब बहुत, और इसका एक बेटर तरीका, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप हाईलाइटर खरीद लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हाईलाइट करते चले जाइए, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये बेस्ट वे है आपका रिवाइज करने का। शॉर्ट नोट से क्या होगा ना, आप अगली बार रिवाइज करोगे, अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने में लेट से 1 दिन लगा है, लेट से 1 डे, लेट से आप 4 to 5 आवर लगा आपको एक चैप्टर पढ़ने में, जब आप रिवाइज करोगे ना पहली बारी, तो आपको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स लगेंगे।
अगले रिवाइज में मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, और उसके बाद अगर थर्ड रिवाइज भी आप कर पाते हो तो आपके 4 से 5 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे। ये फायदा होता है शॉर्ट नोट्स का। 45 मिनट्स तो बहुत बोल दिया मैंने, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप वही लिख रहे होते हैं जो सिर्फ आपके काम का होता है। ठीक है, अब अगले 15 दिन क्या करने हैं? अगले 15 दिन आपके फोकस होने चाहिए प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे साथ साथ मॉक पे। मॉक की इतनी बात क्यों कर रहे हैं कि मॉक से आपको पता चलता है, बहुत कुछ पढ़ लेते हो, अब कितना कुछ आप पढ़ के सही कर पा रहे हो वो भी तो एनालाइज करना जरूरी है, कि बहुत कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, अब उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है वो तभी आप जज कर पाओगे जब आप मॉक दोगे। मॉक में आप अलग अलग तरीके की गलती करते हैं, जैसे हड़बड़ा के लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चंस, आता हुआ क्वेश्चंस बहुत सारा गलत करते हैं लोग, टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं लोग, कौन सा टॉपिक पहले चूज करना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, छोड़ना है, ये सारी चीजें आप मॉक में ही एनालाइज कर पाते हो। मॉक देना और मॉक का अच्छे से एनालिसिस करना, अच्छे से एनालिसिस का मतलब होता है पूरा पोस्टमार्टम कर देना, मतलब हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी मिलते हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम आपको सीपीयू के बारे में कोई क्वेश्चन दे दिए, तो सीपीयू में ऑप्शंस दे दिए, एक में एएलयू, एक में मेमोरी यूनिट, एक में सीयू कंट्रोल यूनिट। अब आपको कंट्रोल यूनिट क्या होता है नहीं पता है, तो आपको मॉक में ना क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो पता ही होने चाहिए, उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनके बारे में आपको आइडिया है ना, तो ये होता है बेस्ट एनालिसिस ऑफ मॉक। आपको जहां कहाँ ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कहाँ आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, आप जो बेसिक्स पढ़ के आए हैं उन बेसिक्स में क्या कमी रह गई। अब मॉक में एनालिसिस के साथ साथ पॉइंट्स बनाइए। अब मॉक में जो क्वेश्चंस गलत किए हैं, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चंस गलत किए, इसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चन को लिख लीजिए, या कोई आपका पॉइंट बन के आ रहा है कि अच्छा ये पॉइंट भी होता है और आपके शॉर्ट नोट्स में मिसिंग है, तो अपने शॉर्ट नोट्स के हर चैप्टर के बाद एक पेज खाली छोड़ दीजिए। जब आप मॉक दे रहे होंगे तो उन पॉइंट्स को आप अपने शॉर्ट नोट्स के उस आखिरी वाले पेज में इंक्लूड कर दीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मॉक के साथ साथ आप रिवीजन भी कीजिए। अब ये पहले 15 दिन तो आपको पूरा पढ़ने पे फोकस करना चाहिए, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करते हैं। आखिरी क्या जो 15 दिन है उसको ऑल्टरनेटली भी इस्तेमाल कीजिए मॉक के लिए, एक दिन मॉक अगले दिन एनालिसिस, मॉक एनालिसिस। उसके साथ साथ आप जो ये रिवीजन वाला पार्ट है वो डेली कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट जिस दिन मॉक दे रहे हैं उस दिन दीजिए, ऑल्टरनेट पे कीजिए, पर मेरा आपको सजेशन रहेगा कि रिवीजन डेली कीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले 15 दिन की बात कर रहे हैं। 15 दिन से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल कैसे बनाए उसकी भी बात करेंगे। अब शेड्यूल हम आपको बनाकर नहीं दे सकते, क्योंकि हमको नहीं पता है कि आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग है, आपको दिन में पढ़ना पसंद है या रात में पढ़ना पसंद है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, ये सब आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम आपके लिए एक एग्जाम्पल बस देना चाहते हैं कि अगर आपका रीजनिंग और क्वांट अच्छा है, अगर आपने पहले जनरल की प्रिपरेशन करी, या फिर अगर आपका 10th तक आपकी मैथ्स वगैरह अच्छी थी, रीजनिंग उसके अकॉर्डिंग आपका रीजनिंग क्वांट अच्छा है, तो आप आधे घंटे से 1 घंटे दीजिए अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपका अच्छा है तो। अगर आपको लगता है थोड़ा वक्त देने की जरूरत है तो आप 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक आप दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना देना चाहते हैं। एटलीस्ट हमको लगता है एटलीस्ट 45 मिनट्स तो देने चाहिए आपको, और एटमोस्ट 2 घंटे देने चाहिए आपको रीजनिंग और क्वांट को। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर या 15 से 20 नंबर तो आ ही जाएगा रीजनिंग एंड क्वांट, तो ये मैटर करता है, एक एक नंबर मैटर करता है। तो यहाँ पे 15-20 नंबर तो है कि अगर आप इस चीज में स्कोर, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं भी, तो एवरीथिंग नीड्स रिवीजन। आप बहुत अच्छे आधे घंटे ही दीजिए, पर हर दिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस में बने रहिएगा, मेन एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। इसीलिए एटलीस्ट आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में आपको जो टाइम आपके लिए सुटेबल हो आप रीजनिंग और क्वांट को दीजिए। वैसे ही आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक करंट अफेयर को दीजिए। 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे, एक एक क्वेश्चन मैटर करता है, एक एक पॉइंट मैटर करता है। इवन करंट अफेयर से बहुत सारे आपके स्टैटिक भी क्लियर हो जाएंगे, तो करंट अफेयर्स को एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटे दीजिए। 1 घंटे जीके और जीएस दोनों को, जीके का मतलब वही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, 1 घंटे तो एटलीस्ट इसको भी दीजिए। और इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस भी ना 15 से 20 मार्क्स का मेरे को लगता है वेटेज रखेगा, तो जीके जीएस को भी आपको 1 से 1.5 घंटे देना जरूरी है। तो अब इन सब को मिला के आप देख लीजिए कि 4 घंटे तो आपको 4 घंटे तक देने चाहिए। अब आप
3 घंटे से 4 घंटे के बीच में इनको देना चाहिए आपको। आप किस तरीके से देना चाहते हो, किसको कितना टाइम देना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और आप किस टाइम में देना चाहते हो, सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, इसके साथ साथ आपका बचता है जो मेन सेक्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, वो आपका कंप्यूटर साइंस सेक्शन। ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप 3 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो, 5 घंटे दे सकते हो, आपके कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। 3 घंटे भी अगर आप देते हो ना तो बहुत है 3 घंटे। 3 घंटे में आप एनसीईआरटी 15 दिन, 3 घंटे रेगुलर देके, इवन 2 घंटे अगर आप एफिशिएंटली देते हो रेगुलर, 15 दिन में आपकी 11 12 दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अब कंप्लीट करने का लोग कुछ गलत मतलब समझ लेते हैं। कंप्लीट करने का मतलब लोग समझ लेते हैं ना बस रीडिंग डाल देना है। नहीं, कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि उस एनसीईआरटी का एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई भी नया वर्ड मिल रहा है, कुछ भी आपको ऐसा मिला जो आपको नहीं समझ आया, उसको इग्नोर मत कीजिए। उसके थ्योरी सेक्शन को एटलीस्ट 99% तक क्लैरिटी खतर की। कुछ ना मिले, गूगल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए आपका। कुछ ना मिले, फोन है ना, निकालिए, गूगल कीजिए उसके बारे में। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट दीजिए, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। वही है ना कि आप कितने अच्छे से वक्त को यूटिलाइज करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस सेक्शन में कैसे अप्रोच करें उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स तो आपको बता ही दिए किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। शॉर्ट नोट्स में जो भी आपको लगे, जो भी कि ये मेरे को लगता है हम भूल जाएंगे, 50% भी लगे ये चांस कि आप भूल जाएंगे इन फ्यूचर, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए। कुछ नया मिला, शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए। कोई ट्रिक आपको लगता है या कुछ ऐसा पॉइंट लगता है कि अच्छा ऐसे करने से ये हो जा रहा है, शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए। शॉर्ट नोट्स से ना रिविजन बहुत क्विक होगा, और रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। कि आप अभी पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो गए आप, अच्छा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है अभी पढ़ के, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद भूल जाओगे। इवन एज अ 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस उसके साथ अकॉर्डिंग बताता हूँ, 2 सेमेस्टर के बाद अगर हम सेम सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं तो आधी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाती है, वर्ड्स गायब हो जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें गायब हो जाती है। तो इवन मैं 3 से 4 महीने लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और 2-3 बार ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। आप तो अभी 10 दिन या 4 दिन आप उस पेपर को दिए हो, उस टॉपिक को दिए हो, तो रिवीजन मस्ट है। किसी भी सेक्टर में हो आप, कैसे भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, आपका खुद का लिखा हुआ शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिससे आप रिवीजन क्विक कर पाओ, कम से कम वक्त में कर पाओ। ठीक है, अब आखिरी 15 दिन की बात करते हैं हम। लास्ट के 15 दिन में आपको मेन फोकस वही 2 चीज़ पे रखना है, रिवीजन और आपका शॉर्ट नोट्स, सॉरी रिवीजन और आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे ना, उतनी कम गलतियां आप मेन एग्जाम में करोगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स आप कलेक्ट कर पाओगे। अच्छा ये पॉइंट ऐसे हो रहा था, अच्छा वो ऐसे हो रहा था, अच्छा हम इसको इस तरीके से समझ लिए थे, ये गलत समझ गए थे हम, अच्छा इसको ऐसे पूछते तो ऐसे बन सकता है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतने फायदे होंगे आपको। तो मॉक टेस्ट भी देना है, हो सके तो आप और क्वेश्चंस लाइए उस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत सारी जगह से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सुमिता अरोड़ा बुक के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इधर उधर बहुत भागते हैं, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। बेस्ट वे होता है अगर आप 80% भी सिलेबस करते हो और वो 80% आप 95% एक्यूरेसी के साथ, मतलब उस 80%, मतलब मान लीजिए आपके सिलेबस में 10 पेपर्स हैं, उसमें आप 8 पेपर ही कर रहे हो, पर वो 8 पेपर आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो वो 10 पेपर वाला बंदा जो थोड़ा थोड़ा करके 10 पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, उससे बहुत आगे निकल जाओगे आप। ठीक होता है ना कि तैयारी बहुत लोग करते हैं, कौन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता है, कौन बेस्ट आइडिया के साथ, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करता है, वो मैटर कर जाता है लास्ट में। मेहनत बहुत लोग करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कौन करता है वो मैटर कर जाता है। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि जीके जीएस को आप कंटिन्यू रखिए, जीके जीएस को नेक्स्ट 15 डेज में भी छोड़िए मत, करंट अफेयर्स को भी कंटिन्यू रखिए। साथ ही साथ आप मॉक दे रहे हैं, वहाँ पे तो क्वांट और रीजनिंग प्रैक्टिस हो ही जाएगी, इसीलिए उसको हम यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर चलाते रहिए। इवन आखिरी के 15 दिन बचेंगे तो आपको पुराने करंट अफेयर्स वीकली अगर मिल जाए या मंथली मिल जाए तो उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, मॉक को एकदम अच्छे से, जैसे आप मेन एग्जाम में जितने सीरियसनेस साथ दे रहे हैं, उतने ही सीरियसनेस साथ आप जिसका भी मॉक लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे,
आप बहुत सारे मॉक हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक वगैरह, बहुत सारे मॉक हैं, बहुत लोग भी मॉक बना रहे हैं। जिसका मॉक आपको अच्छा लगे, जिसका मॉक लगे कि ये प्रॉपर है, उनका मॉक दीजिए और फुल डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरा सिंसियरिटी के आप सच में बैठे हुए हो फाइनल एग्जाम में। और उसके बाद मॉक देने के अगले दिन पूरा दिन बिताइए, अच्छा 6-7 घंटा उस मॉक के साथ एनालिसिस कीजिए, ये गलती हुई क्यों हुई, इसके अंदर ये पॉइंट है, इसका क्या मतलब है। गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप उससे, आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। बहुत लोग कहते हैं ना, ये मेरे को नोट्स नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप कितने इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, आप कितना हाथ पैर मार रहे हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़े कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स की बात कर ले। तो ये कुछ वैसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमन है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये टॉपिक्स अगर कर लो तो 80% क्वेश्चंस तो आपको इन टॉपिक्स से हर पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में मिल ही जाते हैं। एक है बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें वही बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से रैम रोम डिफरेंट मेमोरीज कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिक क्वेश्चंस लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, फिर डिफरेंट टाइप लाइक इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज के अलग अलग टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये सारे बेसिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप सारा कुछ इंक्लूड कर लीजिए। शेड्यूलिंग बेसिक्स, कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, एसजेएफ हो गया, एफसीएफएस हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। स्टारवेशन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, फिर सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, बाउंडेड वेट क्या होता है। फिर आपका मेमोरी में चले आइए, पेजिंग या फिर सेगमेंटेशन, इवन फिक्स्ड पार्टीशन क्या होता है, वेरिएबल पार्टीशन क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है, डिस्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है, डिस्क के अंदर स्पिंडल क्या होता है, आपका ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, सीट टाइम क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है। तो ये सारे आइडिया आपको होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सी पढ़ लें, सी प्लस पढ़ लें, पाइथन पढ़ लें। आप कोई सा भी एक लैंग्वेज पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो बस। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होता है आइडेंटिफायर्स, कैसे आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, उनके रूल्स क्या क्या फॉलो करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ लो, ये सारे हर लैंग्वेज में आपको कॉमन मिल जाएंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को लिटरल्स बोलते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिए। फंक्शंस पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, कहीं कहीं डिक्लेरेशन होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, पर आप जान लीजिए डिक्लेरेशन होता क्या है। डिक्लेरेशन, किसी भी चीज का डिक्लेरेशन क्यों होता है, कि हम बताते हैं कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, हम ये करने वाले हैं। तो डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन का काम कैसे लेते हैं, स्कोप ऑफ द वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लूप्स, फॉर लूप, डू वाइल लूप क्या होता है। अलग अलग लैंग्वेज में बस सिंटैक्स चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, किस तरीके से लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिक से पूछा जाएगा, या तो आपको एक आउटपुट निकालने को दे दिया जाएगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज में इसमें पढ़, ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे ना, तो किसी भी लैंग्वेज में आप आउटपुट बता सकते हो। जैसे पाइथन में प्रिंट इस्तेमाल करते हैं, सी में आपका प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं, और सी प्लस प्लस में सी आउट इस्तेमाल करते हैं। पर सारे में काम तो वही हो रहा है ना, ऑपरेटर सारे में वही है, बस थोड़ा बहुत एसोसिएटिविटी का थोड़ा डिफरेंस है, किसी किसी में पाइथन थोड़ा अलग है। और फिर उसके लिए आप चार्ट रख लो। मेन तो प्रेसिडेंस ही होता है, एसोसिएटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं एसोसिएटिविटी में, वो थोड़ा देख लो आप। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स तो हर जगह है, एलिफ लेटर क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, ये सब देख लो। तो अगर आप अभी से क्वेश्चन कर रहे हो ना कि हम क्या पढ़े क्या पढ़े, तो आप यही क्वेश्चन करते रह जाओगे एग्जाम तक। एग्जाम आएगा, पढ़ने वाले लोग पढ़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, आप क्वेश्चन करते रह जाओगे। कोई भी एक उठा लो, पाइथन उठा लो, सी प्लस उठा लो, जो आपकी मर्जी उठा लो, जो आप, क्योंकि हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने ये चीज खुद से नहीं बोली है, तो कोई और स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है। हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, पर एकदम सटीक नहीं बता सकते। आप पाइथन पढ़ लो, सी प्लस प्लस पढ़ लो, आपको लूप से कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, फंक्शन से कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, डेटा टाइप्स वही रहेंगे, आपके आइडेंटिफायर के रूल्स वही रहेंगे, आपके इफ एल्स वाले कंडीशनल सब वही रहेंगे। आपका अगर आप सी पढ़ रहे हो, सी प्लस पर एरे वही रहेगा। आप यहीं पे लिस्ट पढ़ लो, वहाँ पे स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो स्लाइसिंग इवन कोई एलिमेंट को फेच करना, ये आप एरे में भी करते हो, लिस्ट में भी करते हो। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल ही जाएगी। मेन आपका हर लैंग्वेज में बस सिंटैक्स चेंज होता है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका बदलता है,
कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वही रहते हैं, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ लो ना, ठीक है। और एक और है ऊप्स कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट भी आप देख लो। तो इतना कर लो। आगे और क्या करना चाहिए प्रोग्रामिंग के अलावा? डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक्स, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्या फॉलो करता है स्टैक एंड क्यू, डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़ लो। लिंक लिस्ट एकदम बस बेसिक्स, लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ लो आप। ट्री, ग्राफ, इनके भी बेसिक्स, सिंपली बाइनरी ट्री क्या होता है, हाइट कैसे निकालते हैं, डेप्थ कैसे निकालते हैं, हाइट डेप्थ होता क्या है, लीफ नोड क्या होता है, नीड नोड क्या होता है, चाइल्ड पेरेंट क्या होता है, ये सारी चीजें देख लो। ग्राफ की बात करते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, कितने एजेस होंगे, कितने वर्टेक्स होंगे, सारे फॉर्मूला देख लो। बस इतना ही तो करना है। फिर अगर आप इसी में ट्री में बात करो, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये सारे क्या होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, बस ये बेसिक चीजें देखनी है। क्योंकि पीजीटी में बहुत अच्छा लेवल नहीं आता है, मॉडरेट रहता है मैक्सिमम। वो मॉडरेट क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 30 to 40%। बाकी आपके 60 to 70% तो आसान क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि वो आपका बेसिक्स जज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्चिंग सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, एटलीस्ट ये दोनों। और सॉर्टिंग में कम से कम आपका इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट कम से कम आप कर सको तो क्विक सॉर्ट भी कर लो और मर्ज सॉर्ट भी कर लो। और सॉर्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज से, कि क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीबीएमएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीबीएमएस में खासकर कीज और सीक्वल, सीक्वल में भी डीडीएल और डीएमएल, डेफिनेशन लैंग्वेज और मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेरीज, क्वेरीज को कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेबल बना बना के, टेबल बनाओ और अच्छा ये क्वेरी ये करता है तो अच्छा ये मेरे टेबल में ये अपडेट हो रहा है या फिर ये चीज़ें हो रही है, ये सेलेक्ट कर रहा है। तो एक टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग खुद से क्वेरी लिखो, पढ़ो ये क्वेरी ऐसा करता है, टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग खुद से डिजाइन करना शुरू करो। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेन की होता है। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या है, तो ये सब के बारे में देख लो आप। और अगर एक्स्ट्रा में इसमें करना चाहते हो तो एक और चीज़ कर लो आप, आपका नॉर्मलाइजेशन, 1NF क्या है, 2NF क्या है, 3NF क्या है, BCNF क्या है, ये 4 कर लो। बहुत है, आसान है, ये 4 के बारे में आपको बस याद रखना है। 1NF किसको बोलते हैं, 2NF किसको बोलते हैं, 3NF में कौन सा है, किसको बोलेंगे, बस देख लेना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपका बच जाता है डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर नेटवर्क। डिजिटल लॉजिक में लॉजिक गेट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स, एंड और नॉट क्या, कैसे उसका वर्किंग है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, आसान है। साथ साथ आपकी यूनिवर्सल गेट, नैंड नॉर के बारे में पढ़ लो, एक्सऑर देख लो, एक्सनॉर देख लो, ठीक है। उसके बाद इनकोडिंग स्कीम्स, आसान सा टॉपिक है, 3 मेनली आपको पढ़ने हैं इसमें इनकोडिंग स्कीम्स में। आपका आस्की, इसकी और यूनिकोड, इन 3 के बारे में पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में डिफरेंट 4 टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को ध्यान देने हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और आपका डेसिमल। अब इनमें कन्वर्जन्स आप देख लो, बेसिकली 2 में डिवाइड होता है, डेसिमल टू एनी, एनी टू डेसिमल, बस इतने में काम खत्म है। इवन फ्रैक्शन वाले भी देख लो कि अगर 1.2 है दिया हुआ डेसिमल में तो उसको कैसे चेंज करेंगे बाइनरी में, डेसिमल पॉइंट्स वाले, ठीक है। और थोड़ा बूलियन अलजेब्रा देख लो, ये बहुत आसान सा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। आप एक दिन में ना 1 घंटे में दे दोगे बूलियन अलजेब्रा हो जाएगा आपका, बहुत आसान सा टॉपिक है। बस इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो कि कौन सा लेयर में क्या हो रहा है, ठीक है। टोपोलॉजी, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स देख लो, डिवाइसेस जो मेन राउटर्स वगैरह जो मेन डिवाइसेज इस्तेमाल होते हैं वो, डेटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ये सब क्या क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, मेनली IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, ये सब देख लो आप, ठीक है। अगर बात करें वेटेज की, तो अगर आप ये रख लो, ये आपका 15% वेटेज तो आराम से रहेगा इसका। डिजिटल लॉजिक का 5 से 7% वेटेज आराम से रहेगा आपका। अगर आप बात कर लो फिर इसकी आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड सर्चिंग सॉर्टिंग की, ये भी 5 से 10% आपका वेटेज रह जाएगा। डीबीएमएस का अगर आप डीबीएमएस की बात कर लो तो डीबीएमएस आराम से 10 से 15% आपका वेटेज रख लेगा। वैसे अगर आप बात करो प्रोग्रामिंग की, तो मेरे को जहाँ तक लगता है प्रोग्रामिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मेरे को लगता है कि 20 से 25% तक वेटेज रखना चाहिए प्रोग्रामिंग का। वैसे ही ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये भी अच्छा खासा वेटेज रखेगा, 15 to 20%। तो आप देख लो कि आप अभी भी सोचते रहना चाह रहे हो या आप अब बैठ के एक प्रॉपर प्लान करके आप अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट करना चाहते हो। अभी लेट
थोड़ा लेट हुआ है पर बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हैं ना कि बहुत लेट हो गया अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कितना टाइम आप दे रहे हो और कितने अच्छे से कर रहे हो वो डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी या फिर ये अगर आपको किसी भी वे में आपको मोटिवेट करता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी हेल्प हम करें, अपनी तरफ से कोई वीडियो दें आपके लिए या किस तरह की हेल्प चाहिए वो भी आप बताइएगा। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो आपके चॉइस के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की बात कर लेते हैं, अगर आप चाहो तो ये कर लेते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे HTML CSS बहुत आसान से टॉपिक है, एक दिन भी दे दो कि काफ़ी हो जाएगा। और वर्ड, PPT और एक्सेल, इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, बहुत जगह आपको उसका, इसके लिए आप शॉर्ट में कर सकते हो ना, कुछ क्वेश्चंस लगा लो। इवन सैन फाउंड्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, आप वो लगा लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम BPSC की बात कर रहे हैं, BPSC में ना ये थोड़े आल जाल क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, पता नहीं है, पर ठीक है, कोई दिक्कत ना है। वर्ड, PPT, एक्सेल से ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि आप 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो और बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बहुत लोग कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं होते हैं, ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो ठीक है, तो इससे भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए 5-7 तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये एक्स्ट्राज हैं, तो एक्स्ट्राज आप तब करना जब आप एटलीस्ट ये सारे कर लो, क्योंकि ये मेन वेटेज वाले हैं। ये एक्स्ट्राज आपका कितना वेटेज रखेगा? बहुत ज़्यादा, सब मिला के 5 से 7% अगर आया तो। बाकी मेरे को उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। बाकी कुछ नहीं, अपना फुल डेडिकेशन दीजिए, डिसिप्लिन दीजिए, कायदे से। अगर आपने प्लान कर लिया है कि ऐसे ऐसे करना है तो करना है, चाहे आप कुछ भी हो रहा हो आपके लाइफ में। लास्ट 1 महीने है, अपना बेस्ट दे दीजिए, क्योंकि 1 महीने में आप बहुत कुछ बदल सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका लाइफ एक बेटर हो जाएगा, आप और सोच पाओगे खुल के लाइफ में। तो 1 ही महीने तो है, क्या जाता है, अपना बेस्ट दे दीजिए, 100% दे दीजिए। जॉब में है, कहीं भी है, छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी ले लीजिए, अपना बेस्ट दे दीजिए एक बारी। एक शॉट बस देना है, लास्ट कुछ 1 महीने है, अपना बेस्ट शॉट दे दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप आप सबका कहीं ना कहीं टीचर में हो जाए और आप लोग भी टीचर बनिए और इन फ्यूचर बाकी लोगों को गाइड कीजिए।